भाई अमरेश पांडे जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे अनादि जी, विमल पांडे जी जो टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं, तथा उपस्थित बस्ती जनपद के सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज एक विशेष अवसर पर, विशेष परिस्थिति में इस विजुअल किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए। हमारे सामने दोस्तों दो परिस्थितियां हैं, एक संकट की परिस्थिति है और दूसरी उपलब्धि की परिस्थिति। संकट की परिस्थिति यह है कि देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना नाम की महामारी जिस रूप में आई है, हम सब उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसकी भयावहता को जान रहे हैं। किस प्रकार से एक देश उस बीमारी और महामारी से ग्रसित हुए हैं। आज पूरे दुनिया भर में 70 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में हो चुकी है। भारत की बात करें तो 2,56,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन भारत में एक अच्छी बात और है कि लगभग 1,24,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए और जो मृत्यु है वो लगभग 7,000 लोगों की मृत्यु भारत के अंदर, पूरे भारत में हुई। इसलिए देखा जाए तो मृत्यु का जो रेट है, जो मृत्यु का औसत है, उसका परसेंटेज 0.3% है और ये विश्व की तुलना में है। पूरे देश भर में कोरोना का ये दौर जो चल रहा था, विभिन्न लॉकडाउन के दौर हमने देखे। ये हमारे लिए विशेष पक्ष था कि हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर एक दूरदर्शी, दूरदृष्टा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे। समय पर लॉकडाउन लाने के कारण से शुरुआती तौर पर इस चीज को हमने रोके रखा और बहुत हद तक कोरोना भारत के अंदर अपने पैर नहीं पसार पाए। लॉकडाउन के 3-4 चरण हमने देखे। चौथे चरण के पश्चात अब अनलॉक 1 लागू किया गया है। इस अनलॉक 1 के लागू करने के बाद जब बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे प्रवासी, बहुत सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोरोना भी उनके साथ मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि कोरोना ने अपना रथ बनाया है, जो अपना माध्यम बनाया है, वो मनुष्य को बनाया है। तो मनुष्य से ही मनुष्य को ग्रसित कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बने हुए 1 वर्ष हो गया है, उनका 1 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल इस बीच में पूर्ण हो रहा है, तो संकट का जरूर दौर है, लेकिन उपलब्धियों का भी अपने सामने बहुत बड़ा स्कोप है। प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन के दौर में जिस प्रकार से देश को संभालने का काम, देश को आशा देने का काम किया है, लोगों को आशान्वित रख करके लड़ाई लड़ने का, कोरोना से लड़ाई लड़ने का हौसला दिया है, अद्वितीय है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा करके और कोरोना से लड़ाई लड़ने में एक एक मोर्चे को ठीक ढंग से, सुदृढ़ ढंग से लड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह प्रशंसा का विषय है। मित्रों, इस पूरे दौर में जो आज की डेट में रिकवरी रेट है, वो 48% लोगों के स्वस्थ होने का रिकवरी रेट है। लोग 48% भारत के अंदर सुधार, जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, ऐसा रेट है। इस दौर में यदि हम देखें तो केवल एक और जहां हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी संगठन, परिवार ने भी
आगे बढ़ करके अपनी जान की परवाह न करते हुए बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4,32,00,000 लोगों को भोजन पैकेट पहुंचाने का प्रयास किया है। लगभग 40 लाख लोगों को राशन मुहैया कराने का काम किया है। केवल उत्तर प्रदेश के ही अंदर 92 लाख लोगों को मास्क वितरण करने का काम, 2 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने का काम, पीएम केयर में लाखों करोड़ों रुपए जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहुंचाने का काम, साथ ही साथ जो कोरोना योद्धा हैं ऐसे लोगों को विभिन्न स्तरों पर धन्यवाद ज्ञापित करने का, उनके अभिनंदन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दौरों में किया। प्रवासी से जो श्रमिक आ रहे थे, ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लिए भी सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई से लेकर के और 23 मई के बीच चलाए हैं। ऐसे लगभग 185 सेवा केंद्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे थे। लगभग 11 लाख से ज्यादा, 11.5 लाख प्रवासी भारत जो मजदूर थे ऐसे लोगों की उसमें सेवा करने का भी कार्य किया गया है। 50,000 लोगों को तो चप्पल वितरण का भी कार्य किया गया है। यह सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रयासों से, सामाजिक सहभाग से कर रहा था। मित्रों, आज मैं बस्ती जनपद के आप सभी बंधुओं के साथ जुड़ रहा हूं तो बस्ती की कुछ बातें याद आती हैं कि बस्ती, अभी अपने विनय पांडे जी बता रहे थे, महर्षि वशिष्ठ की धरती है। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ यहीं पर मखौड़ा नाम के स्थान पर मखौड़ा धाम में किया था, जिसके कारण से प्रभु श्री राम और सभी चारों भाइयों का जन्म हुआ। यह बहुत ही पौराणिक धरती, बस्ती बहुत ही पुराना ऐतिहासिक साहित्य की धरती रही है। समग्र जो बस्ती होता था उसमें संत कबीरदास जी, ऐसे विभिन्न रचनाकार इस धरती की उपज रहे। मित्रों, इन सारे दौर में अब हम जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से चीजों को संभालने का प्रयास किया, 1.70 लाख करोड़ रुपए का गरीब कल्याण बजट जारी करके लोगों को सहायता करने का काम, विभिन्न स्तर पर उनको संभालने का काम केंद्र सरकार ने किया है। किसान सम्मेलन हो रहा है तो कुछ बातें ध्यान आती हैं कि आज, अभी इससे पहले जब विनय जी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने इसकी जिक्र भी किया, नहीं गोपेश्वर जी ने शायद इसका जिक्र किया कि किस प्रकार से कृषि व्यवस्था जो है वो देश की कृषि व्यवस्था ने ही इस लॉकडाउन के दौर में, कोरोना के दौर में भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले रखने का प्रयास किया। जहां देश की जीडीपी 3.1% के निचले लेवल पर पहुंच गई थी, ऐसे समय पर भी कृषि विकास दर 5.9% के अपने उच्च स्तर पर थी। अगर हम देखते हैं कि इस दौर में, कोरोना के दौर में जो कृषि यंत्र हैं और जो ऐसे कृषि से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं उनकी क्या रही स्थिति, तो मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, सोनालिका ट्रैक्टर और महिंद्रा ट्रैक्टर का एक रेशियो देख रहा था। सोनालिका ट्रैक्टर 19% की वृद्धि उनके ट्रैक्टरों की बिक्री में देखी जा रही है। 2% महिंद्रा के नए ट्रैक्टर्स अधिक बिक रहे। मार्च तक, अगले मार्च तक, सितंबर से अगले मार्च तक का जो सीजन रहेगा, उस सीजन में लगभग 10% ट्रैक्टर्स और स्पेयर जो पार्ट्स हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उनके बिक्री के बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। उर्वरक की बिक्री की अगर जो हम
उनके डिपार्टमेंट्स की जानकारी करते हैं तो ध्यान में आता है कि अप्रैल माह में 45% उर्वरक की बिक्री हुई है। मई माह में 97.73% उर्वरक की वृद्धि हुई है। देश भर में बीजों की मांग बढ़ रही है। इस ट्रैक्टर जैसी खास और बीज और उर्वरक जैसी आम जो चीजें हैं, उनकी जो बढ़ रही मांग है, इन सब चीजों को ध्यान में लेकर के ध्यान में आता है कि एग्रीकल्चर ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, एग्रीकल्चर ने अपनी व्यवस्थाओं को संभाले रखने का काम इस कोरोना के दौर में भी किया है। और ये आगे चल करके अब जो दुनिया में अर्थ जगत में चर्चा हो रही है, वही चर्चा हो रही है कि भारत की कृषि, हमारी खेती, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। आने वाले दिनों में कैसे हम इसको संभालें, इस पर जरूर विचार करने की, आत्ममंथन करने की जरूरत है। मित्रों, ऐसे कोरोना के संकट के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा उन्होंने की। आत्मनिर्भर भारत यानी क्या? यानी ये कि भारत कोई नया देश नहीं है, भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। और यदि उसकी हम पुराने समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति हम चर्चा करें तो ध्यान में आता है कि सन 1000 के अंदर, देश के अंदर, भारत के अंदर, अगर हम उसकी जानकारी लेंगे, सर्च करेंगे तो ध्यान में आएगा कि सन 1000 में 28.9% जीडीपी का, विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान रहता था। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में हमारा योगदान था। और 1700 ईस्वी तक विश्व के जीडीपी में 24.44% भारत का योगदान रहता था 1700 ईस्वी तक। यानी देश में जिस समय पर बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने आकर के इस देश की व्यवस्थाओं को चौपट करने का काम किया और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। आज उस अर्थव्यवस्था को संभालने का काम अगर कोई सेक्टर कर सकता है तो वह यह भारत का जो मूल आधार रहा है खेती, वह कर सकती है। इस पर आज चर्चा और बहस चालू होती है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के दौर में लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 18,700 रुपए सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का प्रयास किया। आज देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नाबार्ड की तरफ से 90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को रबी की फसल की कटाई, खरीफ फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी 6,400 करोड़ रुपए का मुआवजा देश के किसानों को दिया गया। केंद्र व राज्य सरकार ने इस रबी की फसल के दौरान 74,300 करोड़ रुपए का गेहूं, चना, अरहर, सरसों इत्यादि भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किया। हम देखें तो 3 करोड़ सीमांत किसानों को 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की व्यवस्था इस आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। लॉकडाउन के दौर में दूध की बिक्री कम हो गई थी, लगभग 25%। ऐसे में 11 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध खरीदने के लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च करने का काम भारत सरकार ने किया। दोस्तों, आज इस पूरे दौर में जब हम देख रहे हैं, लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे लोग पलायन करके घर वापस आ रहे हैं। जो रोजगार करने के लिए बाहर गए थे, आज उनको अपनी माटी की याद आई है, वापस घर पर पहुंचे हैं।
वहीं घर पर रह करके आस पड़ोस को रोजगार करके वहीं कुछ काम करके अपना गुजारा करना चाहते हैं, वो वापस शहर नहीं जाना चाहते। जब एक ऐसा दौर इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों, भारत में कोई जमीन की कमी भी नहीं है, भारत में श्रम की कमी नहीं है, मजदूरी करने के लिए भी पर्याप्त लोग हैं। ऐसे समय पर अगर जो किसी चीज की कमी पड़ती है तो वो पूंजी की कमी पड़ती है, और इसके लिए पूंजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था सस्ते कर्ज के रूप में, सस्ते ऋण के कर्ज के रूप में मुहैया कराने का काम इस आत्मनिर्भर पैकेज में घोषित किया। इसमें 25 करोड़ किसानों को लाभ मिले। हमें कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। करोड़ों रुपए के बर्बाद हो जाते हैं कृषि उत्पाद देश के अंदर, हम देखते हैं सालों में, और इसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयां लगा करके हम उसको एक उद्योग के रूप में, कृषि को उद्योग के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कृषि उत्पाद का मूल्य वृद्धि कर सकते हैं, मूल्यवर्धन कर सकते हैं, उसको देश ही नहीं अब विदेश में भी बेच सकते हैं। लोकल को वोकल करते हुए ग्लोबल तक ले जा सकते हैं। माइक्रो फ्रूट एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन के लिए इस आत्मनिर्भर पैकेज अभियान में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए सुनिश्चित की गई है। 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जो उत्पाद होता है उसको ब्रांड बनाने की आवश्यकता है, और इसी के लिए कहीं पर आम होगा, कहीं पर मखाना होगा, कहीं पर गन्ना होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती जो होती है, अलग अलग उसको ब्रांड बना करके। और इसीलिए यूपी सरकार ने भी इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही कुछ एक अभियान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नाम का भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी चालू कर रखा है। और इस प्रकार का सारा जो सामग्री है, जो किसानों का, अन्नदाता का जो अनाज है, जो राशन है, उसको रखने की व्यवस्था के लिए, अनाज भंडारण की, कोल्ड चेन आदि की व्यवस्था के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत की गई है दोस्तों। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 45 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग करने का प्लान किया गया है। इस क्षेत्र में भी बहुत सारे हमारे कृषि से जुड़े हुए विषय लाए जा सकते हैं। और एक विषय हम देखते हैं, इस कोरोना के दौर में लगभग 120 देशों को भारत की दवाई ने रोग से मुक्ति करने में, रोग से लड़ने में सहायता दी। 120 देशों को भारत से दवाई सप्लाई हुई। आने वाले दिनों में हर्बल खेती, औषधि खेती पर काम हो सकता है, और इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत की है। हम अपने खेतों को उन्नत खेती की ओर ले जा सकते हैं, परंपरागत खेती से हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे उदाहरण यदि हम देखें तो बस्ती के अंदर मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था। बस्ती के परसाडीह नाम का कोई गांव है, वहां के कोई किसान पंकज ने अपने यहां लेमन घास लगाने का प्रयास किया, लगभग 16 एकड़ खेत पर, और आज उसकी आय 2 गुनी हो चुकी। आज वो 2 बार उसकी फसल काट चुका है। और इसी से जुड़ा हुआ एक विषय और ध्यान में आता है, अपनी ही पार्टी के विधायक हैं सीपी शुक्ला जी। मैं पढ़ रहा था, अभी रिकॉर्ड देख रहा था, ऑनलाइन चीजें दिखती हैं। सीपी शुक्ला की बेटी है सिंजू, उनका नाम, आयरलैंड में रहती थी। उनके पति हेमंत भी वहीं रहते थे। वो लोग वापस आए इस बीच में, जब उनके पिता चुनाव लड़े, और आने के बाद उन्होंने बस्ती के अंदर गुनाहा नाम का जो स्थान है, वहां पर कृषक इंटर कॉलेज की लगभग 60 एकड़ जमीन लीज पर ली, और उस पर लेमन घास, खस और तुलसी, इस प्रकार की प्लांटेशन करने का काम किया। आज एक फार्म हाउस के तौर पर उन्होंने उसको
विकसित किया है। पुनः फार्म हाउस से ही दर्जनों किसान आज इस प्रकार की जो बीज हैं, इस प्रकार के जो पौधे हैं, उनको लेकर के अपनी खेती करने का काम कर रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। यानी हमें खेती में उन्नत खेती की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब हम नए प्रयोग की ओर बढ़ेंगे, और कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोगों की अपार संभावनाएं हैं। अब तो सारे मजदूर भी, अब तो सारे प्रवासी जो भारतीय अपने हैं, वो सारे लोग लौट करके अपने खेतों में कुछ करना चाहते हैं, अपने घरों पे, अपने गांव में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे समय पर थोड़ा सा सहयोग करके, जो लोग कुछ ज्यादा जानते हैं वो लोग बाकी लोगों का थोड़ा सहयोग करके उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। कृषि जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज अभियान के अंतर्गत जो और कृषि से जुड़ी हुई बातें मुख्यतः कही हैं, जो जोड़ी गई हैं, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 55 लाख किसानों को, 55 लाख मत्स्य पालकों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। अभी बीच में कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय हुआ है कि जो ऐसे अनाज जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कानूनतः किसान उनका रख रखाव, उनका अपने स्टोरेज नहीं कर सकता था, ऐसे विभिन्न चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया है। ये किसानों के लिए बड़े हर्ष की बात है। इसमें अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुओं का अब किसान भंडारण भी कर सकता है, अपनी किसान योजना अनुसार अपनी बिक्री भी कर सकता है। यानी वो मंडी से मुक्त कर दिया गया है इन सब चीजों को। बहुत बड़ी बात है मंडी से मुक्त करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करना। हम देखें जमीन, श्रम और पूंजी, सभी प्रकार से जो हम पूंजी की चर्चा में कर रहा था, इन सब चीजों से जो पूंजी का निर्माण होने की संभावना बनेगी, इन सब चीजों को अगर तो हम सम्मिश्रित करें तो शायद यह मेल आने वाले समय में किसानी को खेती के दायरे से बढ़ा करके उद्योग की दिशा में सम्मानजनक स्थान दिला सकता है। यह हमें आज ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत की कृषि परंपरा को केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि अपने भारत के उत्थान के लिए हमें आगे लेने की आवश्यकता है। आज भारत गन्ना, बाजरा, जूट, आम, केला, अंगूर, मटर, पपीता, दूध, ऐसे बहुत सारी चीजों में दुनिया के अंदर एक विशेष स्थान रखता है, अग्रणी स्थान रखता है। गेहूं, चावल, फल, सब्जी, चाय, आलू, प्याज, लहसुन, इन सब चीजों में हम दूसरा स्थान रखते हैं। हमें इन सब चीजों में भी आगे आने की जरूरत है। मैं भी कल रात में एक रिपोर्ट देख रहा था, एबीपी न्यूज के ऊपर एक रिपोर्ट दिखा रहे थे। हम कैसे चाइना से टक्कर ले सकते हैं जब चाइना इस पूरे बाजार को, कृषि उत्पाद के बाजार को, पूरी दुनिया के बाजार को कब्जा करके रखा हुआ। दुनिया भर में चाइना से निकलने वाला अनाज नंबर 1 की स्थिति में आज पहुंचा हुआ। चाइना ने केवल टेक्नोलॉजी वाले ये खिलौने बनाना, ये झालर बनाना, इसी में नहीं अग्रणी भूमिका बना रखी, उसने खेती के क्षेत्र में भी कब्जा कर रखा। भारत को इस चुनौती को, इस देश के किसानों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर हमको चाइना को पछाड़ना है, अगर हम भारत को पुनः नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं, तो खेती के इस पूरे क्षेत्र को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, इसको गंभीरता से लेकर के और उद्योग के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। मधुमक्खी पालन के लिए हमने बताया 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, अभी बताया मैंने। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई
जिनके पास काम नहीं रहता है या जो गांव में लौटे हुए श्रमिक हैं, ऐसे लोगों को अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा काम करता है। मनरेगा में अभी तक देश भर में 61,000 करोड़ रुपए का प्राविधान था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान के भारत के अभियान में 40,000 करोड़ रुपए इसमें और जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने कहा है कि जो भी मजदूर आ रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर जो रुके हुए विकास के कार्य उसमें जोड़ करके और उन लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जाए, स्थानीय स्तर पर किया जाए। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए और जोड़ दिए, 61,000 करोड़ रुपए पहले से मिलते हैं। बहुत बड़ा आधार मनरेगा बन सकता है। आने वाले अगले 2 महीने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए 8 करोड़ श्रमिकों के लिए 3500 करोड़ रुपए से अगले 2 महीने के राशन की व्यवस्था कराने की बात की है। इसकी फंडिंग उन्होंने राज्य सरकार को की है, राज्य सरकार इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। 50 लाख रेहड़ी खोमचे वाले जो बहुत छोटा दुकानदार है, ऐसे लोगों को 10,000 रुपए का बिना गारंटी का कर्ज मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार इसके लिए सर्वे शुरू करा चुकी है। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खाते में इस बीच में 500-500 रुपए की सहायता भी भेजी गई है। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं को भी 500-500 रुपए को अलग एक सहायता और भी भेजी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 3 माह के लिए अगले निःशुल्क सिलेंडर की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। दोस्तों, आने वाले समय में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अगले मार्च 2021 से पोर्टेबल सिस्टम लागू हो जाएगा। आप कहीं पर भी, यहां का राशन कार्ड है बना हुआ, आप बंबई में जाकर के उस पर राशन कार्ड पर राशन ले सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी बातें। 3 करोड़ विधवाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को अलग से 500 रुपया वित्तीय सहायता भेजी गई है। यूपी में ही अगर जो कहें तो 31 लाख लोगों को माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा 1,000 रुपए सहायता जॉब कार्ड धारक लोगों को भेजी गई है। 3,840 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 52 लाख श्रमिकों को पूरे देश भर में घर पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश में कहूं तो 1500 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई, जिसके माध्यम से 25 लाख श्रमिक अपने घर में पहुंचे। यूपी सरकार ने हजारों बसों से 4 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया है। 23,000 छात्रों को कोटा और प्रयागराज से अपने घर वापस, हमारे नौनिहाल बच्चों को जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे उनको बचा के लाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। दोस्तों, हरियाणा के बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर से लाखों लोगों को विभिन्न माध्यमों से लाने का प्रयास हमारे लोगों ने किया है। और अभी जल्द ही लगभग 11 लाख स्किल्ड श्रमिकों को उनका कैटेगराइजेशन किया जा रहा श्रमिकों का है। कौन स्किल्ड श्रमिक है, कौन अनस्किल्ड श्रमिक है। जो स्किल्ड श्रमिक हैं, ऐसे 11 लाख कुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए उद्योगों से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने करार किया है। दोस्तों, 1 वर्ष की मैं चर्चा कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है। यह वर्ष ऐतिहासिक वर्ष है दोस्तों। जिन बातों की चर्चा हम वर्षों से करते चले आ रहे थे, धारा 370 देश की आजादी के समय से ही हटाओ, इसकी मांग चल रही थी। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिसके लिए बलिदान दे दिया, उस कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया और धारा 370-35 से हटा दिया। ये इसी 1 वर्ष में हुआ है दोस्तों। और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो हमारी संकल्पना है, जो हमने संकल्प लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम ला करके न जाने कितने लोग, पाकिस्तान जब बना तो उस क्षेत्र में रह गए थे, उन्होंने नहीं पाकिस्तान मांगा था। उनकी क्या गलती थी? पाकिस्तान उन पर थोपा गया था।
ऐसे लोगों को जो बहुत जगहों पर शरणार्थी के जीवन को जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे लोगों को वापस सम्मानजनक स्थान देने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उनको सीएए के तहत एक नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की गई। 550 सालों से जो विवाद, राम मंदिर का विवाद लटका हुआ था, हमारी सरकार के अथक प्रयासों के कारण से, लगातार बातचीत, लगातार प्रयासों के कारण से जल्दी जल्दी हेयरिंग हो, जहां दूसरा पक्ष रामलला के केस को लटकाने में लगा हुआ था, वहीं भारत की सरकार, हमारी सरकार, मोदी सरकार उस निर्णय को जल्दी से लाने के लिए लगातार दबाव बनाए हुई थी। उसके कारण से हमने देखा कि राम मंदिर के मार्ग का निर्माण भी प्रशस्त हो गया है। यह ऐतिहासिक काम इस एक साल में हुए। 3 तलाक के माध्यम से देश की महिलाओं को समानता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, सामाजिक समरसता के साथ उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। छोटे छोटे व्यापारी और श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू हुई हैं। विभिन्न प्रकार के और ऐसे काम जिनके कारण से आज हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ष भारत के इतिहास का एक ऐसा वर्ष है जो वर्ष सदियों तक आगे याद किया जाएगा। मित्रों, आज देश के अंदर मैं कहूं तो लगभग 44 केंद्रीय संस्थान देश में एग्रीकल्चर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 11 यूनिवर्सिटीज देश में एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही विशेष तौर पर, और ऐसे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के समतुल्य संस्थान 4 हैं, वो भी इसमें ही जुड़े हुए काम कर रहे हैं। 17 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कृषि पर जुड़े हुए काम कर रहे हैं। 6 राष्ट्रीय ब्यूरो कृषि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। 25 निदेशालय एग्रीकल्चर के लिए इस देश के अंदर आज काम कर रहे हैं। दोस्तों, देश में किसान टीवी, किसान चैनल, कृषि चौपाल के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसान भाइयों के मार्गदर्शन, उनके सवालों के जवाब देने के लिए हेल्पलाइन, ऐसे विभिन्न प्रयासों से हमारी मोदी सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार किसानी के क्षेत्र को सम्मान देने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको प्रोग्रेस देने के लिए, कैसे यह खेती आने वाले समय में देश की, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बने, उस दिशा में प्रयास करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। दोस्तों, मित्रों, आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, कुछ बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसको डाउनलोड उनको कराना चाहिए। दोस्तों, फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बना के रखनी चाहिए। फेस मास्क, गमछा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। हाथों को लगातार साबुन से धोते रहने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर को प्रयोग करने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको बनाए रख करके हर प्रकार के अपने गतिविधि में बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सभी माटी से जुड़े हुए लोग हैं, और भारत की माटी ये केवल अपने देश का उत्थान ही नहीं करेगी, आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर सकती है, दुनिया को औषधीय क्षेत्र में दवाएं सप्लाई कर सकती है, दुनिया को आने वाले समय में शांति का संदेश दे सकती है। आने वाले दिनों में 21 जून योग दिवस आने वाला, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से दुनिया भर को योग कराने का काम भारत ने किया है। हम योग गुरु की दिशा में बढ़ चुके, अब हमें विश्व गुरु की दिशा में बढ़ना है, और इसके लिए हमारे कृषक क्षेत्र के लोगों को, किसानी के क्षेत्र के लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमको अपनी कृषि क्षेत्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, मुझे आज के अवसर पर इतना ही कहने की आवश्यकता लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।